कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है बायोलॉजी की क्लास में। देखो भाई, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं भाई ध्यान से सुनना आपको। प्रतिवर्ती क्रियाएं वे सभी क्रियाएं होती हैं जो अकारण या अनायास होती हैं और जिनके होने का कोई पहला पूर्वाभास नहीं होता, जो अचानक से होती हैं। वे सभी क्रियाएं क्या होती हैं भाई? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं और जिन पर जीवों की इच्छा का भी कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी मस्तिष्क के द्वारा ये नियंत्रित नहीं होती हैं। तो ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं भाई? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। इन्हें दो रूपों में हम व्यक्त करते हैं, दो प्रकार की भी कह सकते हैं। एक तो होती है ऐच्छिक और दूसरी होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं में होती हैं जिन पर मतलब मस्तिष्क का थोड़ा कंट्रोल होता है, वे ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, पर होती में भी अकारणीय। और दूसरी क्रियाएं में होती हैं जिन पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता, वे होती है अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है भाई। ऐच्छिक क्रियाएं ऐच्छिक अंगों द्वारा यानी रेखित पेशियों द्वारा कंट्रोल होती हैं और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो अरेखित पेशियों द्वारा कंट्रोल होती हैं। ठीक है भाई। तो आइए हम देखते हैं यहाँ प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है। आपके सामने दे रखा PDF पेज नंबर 3 पर। तो पेज नंबर 3 है भाई। पेज नंबर 3 पर हमारा जो पॉइंट दिया गया है वो है प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसे पढ़ेंगे। वे सभी क्रियाएं जो अकारण, अनायास तथा जिन पर जीवों का कोई प्रभुत्व नहीं होता, ठीक है भाई, तथा वे वातावरणीय परिवर्तनों के फलस्वरूप होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। वातावरणीय परिवर्तनों के फलस्वरूप होने का मतलब है जैसे भाई गर्मी, सर्दी, इन सभी को हम महसूस करते हैं। इनके द्वारा ही हमारे शरीर के बहुत से अंग ऐसे हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हमारे से पूछ के थोड़ा ही ना होते हैं, या हमारे मस्तिष्क में वो नियंत्रण होता है? कुछ नहीं होता है। वे क्रियाएं अपने आप होती है। अथवा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाई अचानक से होने वाली क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। ये हम साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाई जो अब अचानक से होती हैं क्रियाएं में प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। वातावरणीय परिवर्तनों अथवा उद्दीपनों के प्रति उद्दीपन होते हैं। वातावरण की सर्दी, गर्मी, वातावरण के द्वारा जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सब उद्दीपन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। और जीवों की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जैसे त्वचा, आँख, कान, जिह्वा वगैरह, ये सब होती है ज्ञानेंद्रियाँ। वैसे त्वचा को जो है उद्दीपन, वातावरण के उद्दीपनों को त्वचा ही महसूस करती है। के प्रति उद्दीपनों के प्रति प्राणियों में प्राय दो प्रकार की क्रियाएं होती है भाई, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अब ऐच्छिक पेशियों की बात करते हैं और ऐच्छिक गतियों की बात करते हैं। ऐच्छिक पेशियां ऐच्छिक क्रियाएं करती हैं। तो ऐच्छिक पेशियों के सामने आप यहाँ लिख सकते हो ऐच्छिक क्रियाएं। क्या लिख सकते हैं भाई? ऐच्छिक क्रियाएं ऐच्छिक पेशियों द्वारा होती हैं भाई। देखिए, वे सभी क्रियाएं या वे क्रियाएं जो प्राणियों की इच्छा के अनुसार या इच्छा अनुसार एक सुनियोजित होता है एक सही तरीके से। हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परम मस्तिष्क के नियंत्रण में होते हैं। परम मस्तिष्क होता है मस्तिष्क का भाग, अगला भाग जो होता है वो होता है परम मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है। ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। ये क्रियाएं ऐच्छिक पेशियों द्वारा संभव होती है। जैसे हमारी हाथों की पेशियाँ, ठीक है भाई, हमारी जो सबर होते हैं उनकी पेशियाँ, तो वे सभी पेशियाँ होती हैं जो इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, ऐच्छिक क्रियाओं को करती हैं। अब दूसरा नंबर आता है भाई अनैच्छिक क्रियाओं का। अनैच्छिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिन पर प्राणियों की इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता, वे क्या कहलाती हैं भाई? अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं भाई। अब देखिए भाई, अनैच्छिक क्रियाओं की बात चलिए। ये क्रियाएं परम मस्तिष्क के नियंत्रण में तो होती हैं, किंतु ये क्रियाएं हाइपोथैलेमस द्वारा संचालित होती है। ये परम मस्तिष्क का पिछला भाग है हाइपोथैलेमस, ठीक है भाई, इसके द्वारा ही संचालित होती है। जैसे हृदय स्पंदन, श्वास क्रिया, ताप नियंत्रण आदि कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं का मस्तिष्क पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अब यदि बात करते हैं हृदय स्पंदन, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, अपने आप ही धड़क रही है धड़कन, क्योंकि इसमें जो पेशियाँ हैं वो अनैच्छिक हैं। श्वास क्रिया, यदि श्वास क्रिया श्वास नली द्वारा होती है, आपको पता है, तो श्वास नली अपने आप ही श्वास ले रही है, हमें तो उसका कोई आभास ही नहीं है। ताप नियंत्रण होता है शरीर के अंदर के तापमान को और बाहर के तापमान को कंट्रोल करके रखना। तो ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं भाई। अब यदि बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं के कुछ उदाहरण, तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है प्रतिवर्ती क्रिया के कुछ उदाहरण। यदि अनजाने में हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु से छू जाता है, ध्यान से सुनना इस बात को, यदि अनजाने में हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु से छू जाता है तो हम क्या करेंगे? हमें पता भी नहीं है, हम सो रहे हैं, सोचो आप, हम सो रहे हैं, नींद में हैं, और अचानक से किसी ने हमारे हाथ पे गरम गरम कुछ भी डाल दिया, तो हम क्या करेंगे?
उसे ऐसे ही रखकर रहने देंगे या एकदम से हटा लेंगे? एकदम से हाल है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उसे हाथ पे से उतारने की, तो वो अपने आप ही उतर जाएगा। ठीक है भाई। या कोई हमारे हाथ में पिन चुबा देता है तो हम तुरंत ही हाथ को हटा लेते हैं। क्यों हटाते हैं भाई? किसी ने तो रोका थोड़ा ही है। तो यानी इन क्रियाओं पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता, अपने आप ही हमारा मस्तिष्क इसे क्रियाशील कर देता है। हाथ हटाने के पश्चात ही हमें दर्द होता है। इस क्रिया में बहुत कम समय लगता है। कौन सी क्रिया में? गर्म वस्तु से हमारा हाथ छुआ और हाथ एकदम से हट जाता है। ठीक है। सोचने समझने की शक्ति उस समय नहीं होती, अचानक ही हाथ हट जाता है। तेज रोशनी में पलकें झपक जाती हैं या जोर की आवाज़ सुनते ही मुंह खुल जाता है। तो ये क्रियाएं हमारे से पूछ के नहीं होती, ये अपने आप होती है, अचानक होती है, इसलिए ये प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। अब देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं होती कैसी है, किस तरीके से होती है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया मैं बताता हूँ आपको। जब हमारे मस्तिष्क को किसी वस्तु के बारे में पता चलता है तो हमारा मस्तिष्क तुरंत निर्णय लेता है और उस अंग को किसी क्रिया के लिए क्रियान्वित करता है जिस अंग में कोई प्रॉब्लम होती है। अब देखिए यानी पहले मस्तिष्क तक जाती है सूचना, फिर मस्तिष्क उसका रेस्पॉन्स देता है, उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। यानी जो उद्दीपन ग्रहण करे अंग ने, अंग मानने की बात है, हाथ है, हाथ में कांटा चुभा, तो कांटा चुभना क्या है? एक अनुक्रिया है, मतलब उद्दीपन है, अनुक्रिया नहीं, उद्दीपन है। तो कांटे को चुभना उद्दीपन है, उद्दीपन को किसने महसूस किया? हमारे हाथ की तवजन है। अब वो सूचना कहाँ जाएगी? मस्तिष्क को। मस्तिष्क को एहसास होगा कि पिन चुभी है या गर्म वस्तु छुई है, तो मस्तिष्क क्या करेगा? तुरंत आदेश देगा, विद्युत झटकों की तरह जैसे करंट का प्रभाव होता है ऐसे आदेश देगा उस अंग को कि हाथ हटाओ। क्या होगा हमें तो पता नहीं है, केवल ये अपने आप हो रही है क्रिया, मस्तिष्क की होती तो मस्तिष्क की देख रेख में ही है, पर हमें पता नहीं चलता इनका। ठीक है भाई। बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें मस्तिष्क कंट्रोल तो करता है पर हमें उसका एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। सोने के बाद हमारी ये शरीर की यही कंडीशन होती है, शरीर की सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, भले ही शरीर सो रहा है तो क्या है कि क्रिया सारी हो रही हैं, ठीक है, लेकिन हो रहा क्या है कि वे मस्तिष्क की ऐसी अवस्था में होती हैं जिन पर मस्तिष्क हमें एहसास ही नहीं होने देता। तो ये बात आपको समझनी है। तो मस्तिष्क क्या करेगा भाई? अंगों को सूचना देगा, अंग तुरंत उस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया क्या करता है? हाथ हटा लेता है एकदम, ये अनुक्रिया हुआ। अब देखो इन क्रियाओं में संवेदी प्रेरणा कोई जो वातावरण से महसूस कर रहे हैं, कांटा चुभना वगैरह। सुषुम्ना यानी मस्तिष्क में पहुंचने पर जो क्रिया हुई वो मस्तिष्क में जाती है, पहुंचने पर तुरंत ही चालक प्रेरणा के रूप में मस्तिष्क क्या करेगा? तुरंत चालक प्रेरणा यानी अंगों में उस प्रेरणा को भेजेगा और अपवाहक अंगों में अपवाहक अंग वे अंग हुए जिन पर कोई प्रॉब्लम हुई है में पहुंचती है। इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रियाएं अनायास अचानक से ही यंत्रवत एक सुनियोजित तरीके से और सहजी यानी आसानी से घटित हो जाती है। इस प्रकार की क्रियाओं को सन 1833 में सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने बताया था। ये बात ध्यान रखना इसकी, मार्शल हॉल ने 1833 में बताया था भाई। किसके बारे में? इस क्रिया विधि के बारे में। सुषुम्ना यानी मस्तिष्क से प्रत्येक स्पाइनल तंत्रिका होती है, तंत्रिक जो रीढ़ रज्जु की तंत्रिका होती है। स्पाइनल मतलब जो रीढ़ रज्जु होती है उसकी तंत्रिका होती है, क्योंकि रीढ़ रज्जु के बीचों बीच बिल्कुल तंत्रिका तंत्र जाता है। समझ गए? आपको पता है रीढ़ की हड्डी जो होती है वो मस्तिष्क यानी खोपड़ी में सेट रहती है, फंसी रहती है। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में से ही जिस तरह तार चलते हैं इस तरीके से वेन्स कुछ नसें चलती हैं जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीचों बीच आती हैं और शरीर के सभी अंगों में फिर ये क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो स्पाइनल तंत्रिका के दो मूलों के रूप में निकलती है। दो मूल मतलब दो छिद्र होते हैं, दो नलिकाएं होती हैं उसमें। एक में को तो सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं अंगों से, और दूसरे छिद्र में को मस्तिष्क में से अंगों में जाती हैं सूचनाएं जो रेस्पॉन्स देती हैं उसके प्रति। नंबर 1 पोजीशन देखना, आप यहाँ से आप समझेंगे भाई। इस वीडियो को बार बार समझना है, अगर समझ में नहीं आएगा तो देखिए। पृष्ठमूल एक तो होती है पृष्ठमूल, एक होती है अधरमूल। दोनों ऊपर नीचे नोट्स में लिखे हुए हैं, पृष्ठमूल और अधरमूल, ध्यान रखना। पृष्ठमूल की बात करते हैं तो पृष्ठमूल जो संवेदी तंतुओं से बना होता है। संवेदी तंतु क्या करते हैं भाई? संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो पृष्ठमूल में को अंगों से मस्तिष्क तक सूचनाएं जाती हैं, ठीक है। नंबर 2 अधरमूल जो चालक तंतुओं से बना होता है। चालक तंतु क्या है? चालक कोई भी सूचना जो होती है कहाँ से चलती है? मस्तिष्क से चलती है। मस्तिष्क उसको पहचान जाता है जो भी प्रॉब्लम हुई, या कोई कांटा चुभा है, गर्म वस्तु छुई है, तो अधरमूल में को वो अंगों में जाती है।
संवेदना प्राप्त होने पर आवेग की लहर, जैसे विद्युत एकदम तुरंत पहुंचती है तारों में को, तो इसी तरह जो मस्तिष्क में को जो तंत्र जो होता है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनमें को सूचनाएं भी इसी तरह जाती हैं भाई। ठीक है, तो देखिए प्राप्त होने पर आवेग की लहर पृष्ठमूल से होकर, पृष्ठमूल कौन सी, ये जो मस्तिष्क में जाती है, से होकर पृष्ठमूल गुच्छक में स्थित न्यूरॉन और उसके एक्सोन से होती है। न्यूरॉन और एक्सोन, न्यूरॉन क्या होती है, एक तंत्रिका कोशिका, एक्सोन क्या होता है, तंत्रिका कोशिका का भाग यानी न्यूरॉन का भाग, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सोन होता है जो दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ा रहता है। होती हुई सुषुम्ना के, सुषुम्ना मतलब मस्तिष्क के धूसर द्रव्य में, मस्तिष्क जिस धूसर द्रव्य में है, गाढ़े द्रव्य में स्थित है, मतलब मस्तिष्क के चारों ओर ये द्रव्य स्थित होता है, उसमें पहुंचती है। यहाँ से आवेग चालक तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्राइट्स में पहुंचता है। अगर आपको ये डेंड्राइट्स या एक्सोन समझने हैं तो सबसे पहले आपको तंत्रिका कोशिका की चित्र को देखना चाहिए। मुझे लगता है आप तंत्रिका कोशिका के चित्र को यदि देखोगे तो आपके ये एक्सोन और डेंड्राइट्स समझ में आ जाएगा। डेंड्राइट्स होते हैं जो कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं, सामान्य कोशिकाओं से अंगों की पहुंचता है आवेग। ऐसे ही चालक प्रेरणा बनकर, चालक प्रेरणा या प्रेरण बनकर प्रभावी अंगों में पहुंचता है। प्रभावी अंग जहाँ पे कोई प्रभावी मतलब कोई घटना घटित हुई है, प्रभावी अंगों की पेशियां क्रियाशील होकर अंगों को गति प्रदान करते हैं, जिस कारण अंग तुरंत उस स्थान से हट जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको टॉपिक करना है भाई प्रतिवर्ती क्रिया वाला। प्रतिवर्ती क्रिया वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आपको पढ़ाया जाएगा पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा भाई। पर तब तक आप प्रतिवर्ती क्रिया को अच्छी तरीके से समझेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।